हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6 में आज का टॉपिक है कि पिटवा लोहे का निर्माण कैसे करें। जैसे हमारे पास ढलवा लोहा है बच्चों, और ढलवा लोहा में कुछ अशुद्धियां बनी रहती है, जैसे कार्बन की ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति, सिलिका है ना, मैंगनीज हो गया या फास्फोरस हो गया, इन चीज़ों की अधिकता होती है किसमें, ढलवा लोहे में। तो फिर उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम एक परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग करते हैं, और उस परावर्तनी भट्ठी में बच्चों ढलवा लोहे को रख करके गर्म करते हैं, जिससे पिटवा लोहा बन जाता है। चलिए पूरा प्रोसेस समझेंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। इसके पहले जो भी हमने वीडियोज अपलोड किया है बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोज मिल जाएंगे। आप लोगों से बस गुजारिश है, जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, शिव कोचिंग क्लासेस पर प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको सारे टॉपिक अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका परावर्तनी भट्ठी आपको दिख ही रहा है बच्चों। तो जैसे इस परावर्तनी भट्ठी में केवल ऊपर का तल दिख रहा है, नीचे का तल कुछ इस प्रकार से और कुछ भी नहीं बच्चों, सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक भाग है जहां पर पिघला हुआ लोहा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये जो है भट्ठी है, पिघला हुआ लोहा यहाँ पे रहता है बच्चों। ठीक है, ये बीच वाले भाग में पिघला हुआ लोहा है, ये पूरा का पूरा भट्ठी है। ये है ईंधन कक्ष, एक प्रकार से जहां से हम किसी ईंधन को जलाते हैं, जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्म गैसें प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे हम भट्ठी में यहाँ पर ईंधन कक्ष बना दिए, ईंधन कक्ष में मान लीजिए लकड़ी रख दीजिए या कोयला रख दीजिए। जब इसको जलाएंगे तो वहाँ से गर्म गैसें निकलेंगी बाहर की ओर, तो ये यहाँ से गर्म गैसें निकली रहती हैं। अब हम ढलवा लोहे को पिटवा लोहा में बदलना चाहते हैं, तो ढलवा लोहा को हम यहाँ पर रखते हैं, एक परावर्तनी भट्ठी। ये आपको परावर्तनी भट्ठी दिख रहा है, यही है परावर्तनी भट्ठी, और कुछ भी नहीं है। कि भाई साहब, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप हम पिटवा लोहा को मानते हैं। तो ढलवा लोहा में अशुद्धियाँ बनी रहती है, इसको हम एक परावर्तनी भट्ठी में लेकर के गर्म करते हैं। ये भट्ठी है, भट्टी में ईंधन कक्ष होता है, ईंधन कक्ष से ईंधन जलाया जाता है, जिससे गर्म गैसें निकलती हैं। गर्म गैसें बच्चों, ये जो आपका ढलवा लोहा है उसको ऊष्मा देती है, ढलवा लोहा पिघल जाता है। सिंपल है, पिघला हुआ लोहा है ये ढलवा लोहा, पिघला द्रवित अवस्था में हो जाता है। अत्यधिक उच्च ताप पर ये कंडीशन हो सकता है बच्चों, अर्थात यदि निम्न ताप है तो लोहा इतना आसानी से नहीं पिघल सकता। जैसे आप अपने घर में चूल्हा जलाते, उसमें आप यदि नॉर्मल टेम्परेचर से लोहा को पिघलाना चाहोगे तो नहीं पिघलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, ऐसे इतने टेम्परेचर पे ये लोहा पिघल जाता है बच्चों। वैसे भी लोहार के यहाँ जाएं आप लोग, लोहे का जहाँ औजार बनता है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अत्यधिक उच्च टेम्परेचर यानी उच्च तापमान रहता है, तब लोहा कहीं पिघल पाता है। तो इसके लिए एक बड़े ईंधन कक्ष की जरूरत होती है, ईंधन जलाया जाता है। ईंधन चलाते हैं तो गर्म गैसें निकलती है बच्चों, गर्म गैसें हम प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर ढलवा लोहा रखा रहता है जो पिघल जाता है, और पिघलने के बाद इसमें क्रियाएं होती हैं, अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, और जो हमारा शुद्ध लोहा है वो अलग हो जाता है। अब इसको लिखना कैसे बच्चों, तो हम एक परावर्तनी भट्ठी प्रयोग करते हैं, जिसमें ढलवा लोहा को लेकर के गर्म करते हैं। इसके अंदर जो हमारा परावर्तनी भट्ठी है, इसके अंदर यहाँ पर देखें, आपको इसे दिखाई नहीं देगा, जहाँ पे लोहा रखा जाता है उसके अंदर एक अस्तर लगा रहता है, ये अस्तर है। ठीक है, बिल्कुल ये थोड़ा सा छोटा आकार डायग्राम दिख रहा है, इसलिए ये अस्तर लगा रहता है। अस्तर होता है बच्चों Fe2O3 का, किसका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Fe2O3 का। ठीक है, यानी इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड, ये जो हमारा अंदर रखा गया है ढलवा लोहे को, मतलब यहाँ पे जो खाली जगह रहता है, इसके अंदर वाले भाग पर Fe2O3 का अस्तर लगा रहता है। ये जो अस्तर है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा काम करता है, समझ रहे हैं, यही जो अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करता है, याद रखिएगा। तो फेरिक ऑक्साइड का अस्तर लगा रहता है Fe2O3, क्योंकि यही जो फेरिक ऑक्साइड होता है, ढलवा लोहा में जो भी हमारे पास कार्बन है, मैंगनीज है, सिलिका है, इसको ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक, ऑक्सीकृत कैसे करता है बच्चों, यहाँ पर मेन रूप से रिएक्शन आपको थोड़ा समझा दूँ, ऑक्सीकृत कैसे करेगा। तो सबसे पहले इसकी क्रिया हम कार्बन से कराते हैं, क्योंकि ढलवा लोहा में कार्बन है। तो Fe2O3 है,
ये कार्बन के साथ क्रिया करता है। कार्बन, 3 कार्बन ले लो, 3 ऑक्सीजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और Fe को अलग कर देता है। ये देख लो जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस के रूप में बुदबुदाहट के साथ बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमारे पास है क्या है, जैसे सिलिका है, सिलिका के साथ बच्चों सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा, Fe अलग हो जाएगा, SiO2 बनाएगा। यहाँ पे कितने का ऑक्सीजन है, 3, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 3 सिलिकॉन यहाँ पर ले लो आप, सही है, Fe 2 दूना 4 हो गया। ठीक, इसके बाद बच्चों हमारे पास और अशुद्धियां हैं, मैग्नीज, Mn, क्या, मैग्नीज, तो आयरन अलग हो गया और मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बैलेंसिंग कराने के लिए 3 है यहाँ पे, तो इधर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 Mn ले लो, 2 Fe हो गया। इसके बाद Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड है, इस पे है फास्फोरस, P4 के रूप में होता है, Fe अलग हो जाता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, P2O5। बैलेंसिंग करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। ऑक्सीजन 5 है, फास्फोरस 2 है बच्चों, तो इसका आप बैलेंसिंग कराओ। बैलेंसिंग कराने के लिए 3 यहाँ पर है बच्चों, तो 3 है तो 3 को सम करेंगे और यहाँ पे 5 है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करो। तो यदि यहाँ पर 3 है तो 3 त्रिकाई 9 करो, ऐसा हो नहीं सकता, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 करो और 10 3 30 करो, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा 6 दूना 12, तो 4 3 12, ये हो गया। इतने में ये काम कंप्लीट नहीं होता बच्चों, ये हमारा जो है ये अस्तर था Fe2O3 का। ये जो भी ढलवा लोहा का अशुद्धि है, कार्बन, सिलिकॉन, Mn, P4, इसको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब इसके अंदर ही रिएक्शन होता है। इसके अंदर रिएक्शन किस प्रकार से होता है कि जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बच्चों गैस है, बुदबुदाहट के साथ बाहर निकल जाता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड है, जैसे SiO2 है ना, और जो हमारा MnO है, ये जो क्रिया करके धातुमल बनाता है, MnSiO3, एक धातुमल ये बन गया। अब ये भाई पूरा ढालवा लोहे के साथ ही रहेगा, है ना, क्योंकि भाई ये कहाँ से जाएगा, ये तो गैस है नहीं कि बह जाएगा, अभी पूरा का पूरा उसी द्रवित लोहे के साथ पूरा मिला रहता है। फिर इसमें बच्चों एक अशुद्धि ये हमारे पास है, P2O5, ये क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड के ही साथ धातुमल बना लेता है कुछ मात्रा में, तो बना लेता है FePO4। ठीक है, बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 5 3 8, बिल्कुल सही है, ये भी धातुमल है। ठीक है, तो ये कुल कितने रिएक्शन कराने आपको, जब भी पिटवा लोहा का निर्माण का ये परावर्तनी भट्ठी आ जाए तो 6 रिएक्शन करानी है। ये तो 4 रिएक्शन ऑक्साइड में परिवर्तित होते बच्चों, और 2 रिएक्शन ये इस प्रकार से है कि ये धातुमल के रूप में अलग हो जाती हैं। अब जैसे हमने कहा कि परावर्तनी भट्ठी में हमने ढलवा लोहा लिया और इसको हमने गर्म किया, तो इसमें जो भी अशुद्धियां वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गए, लेकिन वो पिघले हुए लोहे के साथ है। इसको क्या करते हैं, पूरा अलग करके छोटे छोटे गोलियां बनाते हैं। फिर गोलियां बनाकर बच्चों इसको हम पीटते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ढलवा लोहा मिला, मतलब ढलवा लोहा से अब तो पिटवा लोहा बन गया, लेकिन उसमें अशुद्धियां धातुमल के रूप में है। भाई जो भी अशुद्धि थी ढलवा लोहे में, जो अशुद्धि थी वो धातुमल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल है। ठीक है, पहले ऑक्साइड में बदला और फिर ऑक्साइड धातुमल में बदल गया। उसको क्या करते हैं, अलग करके छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। फिर गोलों को हथौड़े से पीटते हैं तो धातुमल अलग हो जाता है और पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग, यहां तक क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड द्रवित धातु में से बुदबुदाहट के साथ निकल जाती है, मैग्नीज ऑक्साइड से क्रिया कर धातुमल बना लेती है, तथा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से क्रिया कर धातुमल बना लेता है। मतलब जो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड है वो मैग्नीज ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो धातुमल बनाया, और जो हमारा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके धातुमल बना लेता है। बच्चों यहाँ पर रिएक्शन ये कराना है। इसके बाद रासायनिक समीकरण ये चीज़ है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये 2 समीकरण कराना है भाई साहब। ठीक है, मैं चाहो तो लिख भी दूं, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कि इससे मैग्नीज ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया कर, मैग्नीज ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया कर धातुमल बनाता है। फिर इस समीकरण को लिख दो। फिर बच्चों आपको लिखना है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड
फेरिक ऑक्साइड से क्रिया करके धातुमल बनाता है। फिर इसको लिख दो, लिख सकते हो ना इतना आप लोग। मैग्नीज ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया करके धातुमल बनाता है। फिर यहां पर लिख दो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से क्रिया करके धातुमल बनाता है। बच्चों धातुमल क्या होता है, मिला रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास लोहा, पिघला हुआ लोहा रहता है उसको हम अलग करते हैं, उसे छोटे छोटे गोले के रूप में बनाते हैं और फिर गोले को हथौड़े से पीटते हैं, पृथक हो जाता है हमारा धातुमल और पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। जो पिटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की जो परसेंटेज है, कितनी मात्रा होती है, 0.10 से 0.25%। 0.10 से 0.25% जो हमारा इसमें बच्चों क्या रहता है, कार्बन रहता है, कार्बन की परसेंटेज होती है। तो इतना आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण के बाद आप इसको लिखेंगे जैसा मैंने समझाया। फिर लास्ट में आपको बताना है कि भाई साहब जो हमारा पिघला हुआ लोहा होता है उसमें धातुमल उपस्थित रहता है, उसे छोटे छोटे गोले के रूप में बना लेते हैं, फिर हथौड़े से पीटते हैं तो धातुमल पृथक हो जाता है और पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.10 से 0.25% होती है। इतना करेंगे बच्चों, आपका पिटवा लोहा कंप्लीट। इसे ही बिल्डिंग में हम उपयोग में लाते हैं, बिल्डिंग में पिटवा लोहा का ही प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। ठीक है, चीजें क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत दिक्कत होगी कि सर वहां पे समझ में नहीं आया, तो ये चीजें मैं आपको बताया हूं कि ये पूरा समीकरण लिखने के बाद, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट यहां तक कर लिए होंगे, इसके बाद आपको दो चीजें लिखनी है। पहले बच्चों यहां पर लिखेंगे जो आपका सिलिका है वो मैग्नीज ऑक्साइड से क्रिया कर धातुमल बनाता है। फिर आपका दूसरा नंबर में ये इसको लिखेंगे कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से क्रिया कर धातुमल बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार लोहे से अशुद्धियां पृथक हो जाती है। अशुद्धियों के पृथक हो जाने के कारण लोहे का गलनांक बढ़ जाता है और लोहे को बाहर निकालकर छोटे छोटे गोले बना लेते हैं और इन गोलों को हथौड़े से पीटने पर धातुमल क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। धातुमल पृथक हो जाता है जिसमें लगभग कार्बन की मात्रा 0.10 से 0.25% तक होती है। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को करना है कंप्लीट। ओके, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। हैंडी10 नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है बच्चों 1 सब्जेक्ट के। प्रॉपर रूप से हैंडी10 नोट्स आपको दिए जाएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।